नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर राजस्थान में अलवर जिले के ही भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को गत्ते बनाने के कारखाने में आग लगने से 7 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को त्रासद बताते हुए उस पर गहरा शोक जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि राजस्थान के भिवाड़ी में आग की घटना बहुत ही त्रासदी है और अति पीड़ादायक है। मैं इस घटना से अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों को शीघ्र ही स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना उनके लिए करता हूं। तो आपको बता दें कि भिवाड़ी में ही भयानक अग्निकांड देखने को मिला है, जहां पर पीएम मोदी ने भी अब यहां पर ट्वीट कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में ही अलवर में ये घटना घटित हुई है, जहां पर जानकारी सामने आई कि खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को ही गत्ते बनाने के कारखाने में भीषण आग लगने से 7 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को त्रासदी बताते हुए उस पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज से भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई की मेजबानी कर रहा है और उन्होंने दुनिया भर से आए नेताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और इन्वेस्टर्स, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और तकनीक प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस समिट की थीम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है, जो कि मानव केंद्रित प्रगति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के संकल्प को लेकर भी दर्शाती है। और प्रधानमंत्री ने ही विश्वास जताया कि समिट के परिणाम एक ऐसे भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे जो कि प्रगतिशील और इसके साथ ही अवसरों से भरपूर होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए दुनिया भर से लोगों का भारत आना देश के लिए गर्व की बात है और इससे भारतीय युवाओं की क्षमता और देश की विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ती प्रगति का भी पता चलता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों में देश की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को और कर्मियों के अद्वितीय योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि डीआरडीओ के नेतृत्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समर्पण के साथ किए जा रहे प्रयासों से देश की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षमताएं जो है वो मजबूत हो रही है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि डीआरडीओ लगातार नए नए टेस्ट और प्रयोग करता रहता है, जिसके माध्यम से ही न केवल वैज्ञानिकों को संतोष और उत्साह मिलता है बल्कि देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने में सरकार को भी गर्व महसूस होता है। और डीआरडीओ की लीडरशिप में जिस डेडिकेशन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एश्योर्ड हूं। आपकी यह अप्रोच देश की स्ट्रेटेजिक पावर को और स्ट्रेंथ देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। डीआरडीओ का जहां तक प्रश्न है, डीआरडीओ ने अब तक की अपनी यात्रा में जिस प्रकार की सफलताएं अब तक हासिल की है, चाहे वो मिसाइल बनाने का हो या फिर अन्य वेपन्स के बनाने का हो या एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट के रूप में आप सभी का मैं मानता हूं कि एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और आज तो मुझे खुशी होती है कि मैं देखता हूं कि कुछ ही दिन के अंदर इंटरवल पर डीआरडीओ कुछ नए नए टेस्ट करता रहता है। आप लोगों को तो खुशी मिलती ही है, लेकिन हम जैसे लोगों को भी बैठे हैं यहाँ पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीती रात महाशिवरात्रि के अवसर पर ईशा फाउंडेशन में आयोजित समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ही उनका स्वागत आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ही श्रद्धालु और अनुयायी मौजूद रहे, जिन्होंने महाशिवरात्रि के उत्सव में भाग लेते हुए विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और देश की समृद्धि और शांति की कामना की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीती रात को महाशिवरात्रि के अवसर पर ईशा फाउंडेशन में आयोजित समारोह में भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान ही उनका स्वागत जोरदार किया गया और आध्यात्मिक गुरु सतगुरु जग्गी वासुदेव ने किया है और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी मौजूद रहे, जिन्होंने महाशिवरात्रि के उत्सव में भाग लेते हुए विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं और देश की समृद्धि और शांति की भी कामना की है। देश की शांति समृद्धि की कामना की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें, सतगुरु ने उनका आध्यात्मिक तौर पर स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीती रात ही महाशिवरात्रि के अवसर पर ईशा फाउंडेशन में आयोजित समारोह में भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान ही उनका स्वागत आध्यात्मिक गुरु सतगुरु जग्गी वासुदेव ने किया और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ही श्रद्धालु और अनुयायी मौजूद रहे, जिन्होंने महाशिवरात्रि के उत्सव में भाग लेते हुए विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री ने समारोह में मौजूद लोगों को ही महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर में दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस समारोह में ही हिस्सा लिया है और इस अवसर पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को पदक और सम्मान प्रदान किए हैं। उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा और जन सुरक्षा में ही उनके योगदान की सराहना की गई है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस न केवल राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के अनुकरणीय सेवा भाव और साहस का विशेष रूप से ही तारीफ भी उसकी की है। तो आपको बताते चले, दिल्ली से खबर है जहां पर जानकारी सामने आई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ही, बता दें आपको, यहां पर प्रोग्राम के दौरान ही पुलिस स्थापना दिवस समारोह किया गया था। भी आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी के स्टॉल का भी कुछ ही समय के अंदर
आज लोकार्पण होगा। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसके पहले चरण का लोकार्पण करने का काम भी हुआ है। लगभग 857 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर C4I दिल्ली की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ साथ 11 जिला स्तरीय C3I केंद्र और 75 थाना स्तरीय C2I इकाइयां भी इसके साथ एकीकृत होगी। 10,000 कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे भी लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं दिल्ली के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि विगत 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई सारे मकाम हासिल किए हैं। और इसमें आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तब 3 नए आपराधिक कानून, हमारी नई न्याय संहिताएं, जिसका केंद्र न्याय नहीं दंड है, उसका जिक्र इतिहास। हेलनिक नेवी के चीफ वाइस एडमिरल दिमित्रियोस इलेफ्थेरियोस कटारस को सोमवार को ही नेशनल कैपिटल के साउथ ब्लॉक लॉन में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के ही त्रिपाठी ने साउथ ब्लॉक पहुंचने पर ही अपने ग्रीक काउंटपार्ट का भी स्वागत किया है। और इसके साथ ही वाइस एडमिरल कटारस ने ही नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान ही आपको बता दें कि ग्रीस के बीच हुई हाई लेवल बातचीत के एक बड़े सिलसिले का भी हिस्सा यहां पर देखने को मिला, जो कि हाल ही के डिप्लोमेटिक प्रयासों की रफ्तार पर बनी हुई है। एक और खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। 72 अधिकारियों का यहां पर तबादला कर दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अफसरों को नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। 36 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 26 डायनिक्स अधिकारियों की नई तैनाती और इसके साथ ही सेवा विभाग ने आदेश जारी किया है और होम विभाग में नई नियुक्तियां घोषित कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर शिक्षा विभाग को नया सचिव मिला है और पावर विभाग का ही अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। आपको बताते चले कि प्रदूषण नियंत्रण समिति में जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली सरकार ने ही हाल ही में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 72 वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और अतिरिक्त जिम्मेदारियों की घोषणा की है। और इसमें से ही IAS कैडर के 36 अधिकारियों को कई विभागों में अतिरिक्त चार्ज या ट्रांसफर दिया जा चुका है। तो बड़ी जानकारी सामने आई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 36 दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विस अधिकारियों को भी अलग अलग विभागों में तैनात किया गया है। ये बदलाव शनिवार को सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ही किया गया है।
दिल्ली में मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेहरू प्लेस में किया और इस अवसर पर ही उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि पार्किंग की समस्या दिल्ली जैसे बड़े व्यस्त शहर के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस 6 मंजिला पार्किंग से नेहरू प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने डीडीए की तारीफ करते हुए कहा है कि इतनी शानदार और आधुनिक पार्किंग को इतने कम समय में तैयार करना वास्तव में सराहनीय है। रेखा गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि आने वाले समय में दिल्ली की पार्किंग समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि नागरिकों को और भी सुविधाजनक और सुरक्षित यातायात व्यवस्था मिल सके। जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे शहर के लिए, और ऐसे में इतनी शानदार 6 मंजिला पार्किंग यहाँ नेहरू प्लेस जैसे एरिया में बनना, जहाँ रोजाना की लाखों लोगों की फुटफॉल है। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ डीडीए को कि इतने कम समय में आपने ये पार्किंग प्लेस बना के तैयार किया और आने वाले समय में दिल्ली की इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। एमसीडी भी पार्किंग पे अनेकों नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, डीडीए अपना काम कर रही है और दिल्ली सरकार भी हर जगह पे पार्किंग सुव्यवस्थित हो, ट्रैफिक कंजेशन कम हो और सड़कों पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चल पाए, इस दिशा में काम कर रही है। माननीय एलजी महोदय का बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में लगातार दिल्ली प्रगति की ओर चल रही है और न केवल डीडीए, दिल्ली सरकार और बाकी सभी एजेंसीज भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में काम कर पा रही है। थैंक यू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्च शक्ति क्रय समिति और उच्च शक्ति निर्माण क्रय समिति यानी कि HPPC और इसके साथ ही HPWUPC की अहम बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कई खरीद परियोजनाओं और निविदा प्रक्रियाओं पर ही चर्चा करना और उन्हें मंजूरी प्रदान करना है। बैठक में मंत्रिमंडल मंत्री विपुल गोयल समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और ये बैठक राज्य के प्रशासनिक और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों में राज्य की निर्माण योजनाओं और क्रय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को गति दोनों ही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में दूरस्थ माध्यम से ही 2,500 करोड़ रुपए के हस्तांतरित किए हैं। ये राशि उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत और आर्थिक सशक्तिकरण का कदम साबित हो गई, जिसमें कि इससे पहले योजना के तहत ही 1.56 करोड़ महिलाओं को वितरित किए जा चुके ही 15,600 करोड़ रुपए में अब ये नई राशि जोड़ दी गई है। कुल मिलाकर ही अब तक 1.81 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में ही 18,100 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि ये योजना ही महिलाओं के रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष महत्व रखती है। सरकार की कोशिश है कि सभी लाभार्थियों तक ये राशि सुरक्षित और समय पर पहुंचे ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। वे लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ही चार्ज तय करने की प्रक्रिया के लिए कोर्ट पहुंचे। इस मामले में कोर्ट जल्द ये तय करेगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर आरोप सिद्ध करने के लिए आगे की सुनवाई की जाएगी। ये केस बिहार की राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली में बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार की राजनीति में विवाद और प्रदर्शन का माहौल रहा, जहां पर राज्य विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों ने यूजीसी कानून लागू करने के पक्ष में ही और ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 85% करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पर दूसरी ओर
एलजेपी और रामविलास के विधायकों ने दिवंगत नेता रामविलास पासवान के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के विरोध में अपनी नाराजगी जताई है। विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और अपने मुद्दों को लेकर प्रशासन और जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और इस दौरान ही सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखी। असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असम विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बोरा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे गए अपने त्याग पत्र में उन्होंने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें अपेक्षित ही किया गया है और बोरा ने यह भी कहा कि राज्य इकाई में उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा। महापर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर में मुख्यमंत्री और अधिकारी श्रद्धालु कई प्रमुख शिव मंदिरों में पूजा अर्चना में शामिल हुए। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ही अपनी पत्नी के साथ भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना की। गुजरात की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ में आयोजित भावनाथ मेले में भाग लिया है, विधिवत पूजा अर्चना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक में हिस्सा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाजपुरा शिव मंदिर के पास में आयोजित महाशिवरात्रि शोभा यात्रा के अभिनंदन महोत्सव में भाग लेकर भगवान शिव की आराधना की। इस अवसर पर ही सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। उन्होंने आस्था और भक्ति भाव से महाशिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया। 2024 के रोमांचक मुकाबले में ही भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया और इस बड़ी सौगात के बाद ही आपको बता दें, बड़ी जीत के बाद ही देश भर में भारतीय फैंस ने जश्न भी मनाया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग भारत की जीत का उत्सव मना रहे हैं और वहीं पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी लोग खुशी से झूमते दिखाई दे रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में लोगों ने जमकर नारे लगाए और पटाखे फोड़े और जम्मू की बात कर ले तो जम्मू के फैंस ने पटाखों के साथ जश्न मनाया और भारत माता की जय के नारे लगाए। तमिलनाडु के मरीना बीच पर ही क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया के लिए ही चीयर करते भी नजर आए और इसके साथ ही आपको बता दें, हरियाणा में भी लोग उत्साह और खुशी से झूमते नजर आए हैं। आपको बता दें, इस जीत ने ही पूरे देश में खुशी की लहर को दौड़ा दिया है। भारतीय फैंस ने टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन का पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।